नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए आज हम अपना जो टॉपिक हमारा चल रहा था संसद, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा के विषय में पढ़ चुके थे। तो आज हम बात करेंगे जो संसद है उसके सत्र किस प्रकार से चलेंगे, कितने सत्र चलेंगे, कार्यवाही किस प्रकार से होगी, सत्रों के क्या क्या नाम होंगे, वो सभी बातें करेंगे। तो देखते हैं संसद का सत्र। हमारा पहला बिंदु है, एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होना अनिवार्य है, यानी साल में 2 बार संसद चलना जरूरी है। अगला बिंदु है हमारा, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सत्र हो गया, उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा उसमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होगा, यानी वो सत्र 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। देखिए बात को समझिए, प्रावधान ये है कि जो सत्र होने चाहिए वो न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए, 2 सत्र न्यूनतम होने चाहिए, यानी साल में 2 न्यूनतम होने चाहिए। अब हो कितने रहे हमारे देश में, 3। इस संसद के सत्र कितने चल रहे, 3। चलाने को सरकार 4 चला ले, लेकिन न्यूनतम कितने चलाने पड़ेंगे, तो न्यूनतम 2 सत्र चलाने पड़ेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम कितने सत्र आयोजित होने चाहिए, तो 2। अभी वर्तमान में कितने सत्र आयोजित होते हैं, तो 3 सत्र आयोजित होते हैं। तो उन सत्र को याद रखेंगे। साल का पहला सत्र होगा बजट सत्र, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। उसके बाद मानसून सत्र, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। उसके बाद शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र है और बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारी संसद है वो साल में 3 बार काम करती है, और काम करने को ये हमारा सत्र कहा जाता है। यानी इसी दौरान सारे जो विधेयक है, बिल है, प्रस्ताव हैं, वो पेश किए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, बजट सत्र। सबसे छोटा तो शीतकालीन सत्र। साल का पहला सत्र कौन सा होगा, तो बजट सत्र होगा। हमारे देश में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो 3। सामान्यतः एक वर्ष में कितने सत्र होने अनिवार्य हैं, तो 2। 2 सत्रों के बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह का। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये हमारे सत्र हो गए। इसके बाद बात करेंगे हम संसद की कार्यवाही के बारे में कि कामकाज कैसे होगा संसद में। तो देखते हैं, प्रश्नकाल 11 से 12 बजे। प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर। तो सदन के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। हमारी जो संसद सुबह शुरू होती है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है। तो जो 11 से 12 के टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। तो उसमें कहा गया, प्रश्नकाल में सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, जो संसद में एमपी बैठे हुए हैं वो एमपी मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। भाई मंत्री जिस मंत्री को जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, मान लीजिए गृह मंत्री है, तो देश के अंदर अगर कोई सांप्रदायिक दंगा होता है, कुछ घटना घटती है, तो गृह मंत्री से सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए रक्षा मंत्री है, तो बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है तो रक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाएगा। तो ये प्रश्नकाल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्नकाल का समय क्या है, तो 11 से 12। तो उसमें कहा गया जो प्रश्नकाल में जो क्वेश्चन है वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। इसमें है तारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका उत्तर सदस्य मौखिक रूप से लेना चाहता है। देखिए तारांकित प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न ही पूछा जाएगा। प्रश्न हमें पहले लिख के देना होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन है कि वो इतने दिन के अंदर अंदर जो मंत्री है वो जवाब देगा। अगर आपने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन के आगे लगा दिया स्टार, तो कैसा क्वेश्चन होगा, स्टार यानी कि तारांकित प्रश्न होगा। तो अब जो सदस्य क्या है, अब सदस्य जो जवाब मतलब जो मंत्री जो सदस्य को जवाब देगा वो कैसा देगा, मौखिक रूप से देगा। तो तारांकित प्रश्न में याद रखोगे कि जवाब कैसे दिया जाएगा, तो मौखिक रूप से दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा है अतारांकित प्रश्न, यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन लिखा है उस पर हम तारा नहीं लगाएंगे तो अतारांकित प्रश्न हो जाएगा। तो इसका जवाब सदस्यों को कैसे दिया जाएगा, लिखित रूप से दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, तारांकित में मौखिक, अतारांकित में लिखित रूप से। उसके बाद है अल्पकालिक सूचना का प्रश्न। इसमें भी जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, परंतु जवाब जल्द दिया जाता है। देखिए
उसमें लगभग अगर बात करें तो 15 दिन का समय होता है जवाब देने के लिए। अगर अल्पकालिक सूचना के प्रश्न की बात करें तो इसका जो जवाब दिया जाता है वो लगभग 10 दिन के अंदर दिया जाता है। तो आप देखिए कि मतलब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आगे हम लिख देंगे अल्पकालिक सूचना का प्रश्न। वो जो मंत्री है, मिनिस्टर है, वो तय करेगा कि अल्पकालिक सूचना का प्रश्न है या नहीं है। नहीं वरना तो ऐसा तो हर कोई व्यक्ति अपना प्रश्न लिखेगा, उसके आगे लिख देगा अल्पकालिक सूचना का प्रश्न। तो ये बात है वो मंत्री का काम है डिसाइड करने का, वो हमारा काम नहीं है। उसके बाद बात करें अगला जो संसद का जो घंटा है उसे कहा जाता है शून्यकाल। तो शून्यकाल के दौरान सदस्य बिना पूर्व सूचना के मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए प्रश्नकाल में जो जवाब दिए जाते थे उन्हीं प्रश्नों के जवाब दिए जाते थे जो पहले से लिख के दिए गए। और शून्यकाल में क्या होगा, शून्यकाल में पहले से मतलब शून्यकाल में क्या होगा, जैसे ही शून्यकाल शुरू होगा 12 से 1 तो वहाँ पे क्या है, जो अध्यक्ष हो गए हैं राज्यसभा में, सभापति होगा, वो सदस्यों के नाम नोट कर लेगा कि भाई किस किस को मंत्री से सवाल पूछना है। तो वहाँ पे जो सवाल है वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर मंत्री को जवाब पता होगा तो मंत्री जवाब देगा, अगर जवाब नहीं पता होगा तो उस एमपी को एक निश्चित टाइम देगा कि इतने दिन के बाद हम आपका जो सवाल है उसका जवाब दे देंगे। उसके बाद अगला बिंदु है शून्यकाल भारत की देन है। देखिए हमने जो संसदीय शासन प्रणाली ली है यानी संसद ली है वो ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन की संसद में भी जब काम चलता है जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, लेकिन उसके बाद के घंटा का कोई टाइम नहीं था। तो लेकिन भारत में जो टाइम 12 से 1 जो शून्यकाल यानी कि 0 आवर जो नाम पड़ा, ये कहाँ पे रखा गया, तो ये भारत में रखा गया, यानी भारत में नाम मिला से शून्यकाल। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो शून्यकाल है वो किसकी देन है, तो भारत की देन है। आप ये बात याद रखेंगे। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वर्ष 2016 से राज्यसभा का समय बदल दिया गया है। अब राज्यसभा में शून्यकाल 11 से 12 और प्रश्नकाल 12 से 1 होता है। देखिए राज्यसभा के सभापति थे डॉक्टर हामिद अंसारी 2016 में। उन्होंने क्या करा, टाइम पीरियड चेंज कर दिया। बात को समझिए, प्रश्नकाल हमारा क्या है 11 से 12, शून्यकाल क्या है 12 से 1। पहले 1952 से लेके 2016 तक दोनों सदनों में प्रश्नकाल का टाइम भी सेम था, शून्यकाल का टाइम भी सेम था। लेकिन डॉक्टर हामिद अंसारी ने टाइम चेंज कर दिया गया, उल्टा कर दिया। तो उन्होंने 11 से 12 तो क्या कर दिया, शून्यकाल कर दिया, और 12 से 1 क्या कर दिया, तो प्रश्नकाल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि शून्यकाल की समय अवधि क्या है तो आप बताएंगे 12 से 1, 12 से 1। लेकिन अगर वो पूछ ले कि राज्यसभा में शून्यकाल की समय अवधि क्या है तो समय आप बताएंगे 11 से 12। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे संसद में बिल लाए जाते हैं। बिल बोल लीजिए या विधेयक बोल लीजिए। तो याद रखेंगे कितने प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं संसद में, 4 प्रकार के विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन विधेयक। देखिए साधारण विधेयक वो विधेयक होंगे, मतलब मान लीजिए नॉर्मल, जैसे कृषि कानून लाया हमारा तो क्या था, साधारण विधेयक था। या कोई हमारा जैसे नागरिकता के ऊपर कानून लाए तो भी कैसा विधेयक था, साधारण विधेयक था। उसके बाद धन विधेयक, यानी अगर कोई चीज़ धन से जुड़ी हुई है तो धन विधेयक से संबंधित होगी। तो ये अनुच्छेद भी दिया गया इसका साथ के साथ 110 में। उसके बाद वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। और संशोधन विधेयक, अगर हमें किस संविधान में कोई संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 में है। तो ये 4 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं। देखिए अब आपको गई धन विधेयक, वित्त विधेयक, तो एक जैसा लग रहा है मनी बिल या फाइनेंस बिल। देखिए कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं है ये तय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है, ये हम बात बता चुके थे। लेकिन फिर भी सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए अगर टैक्स घटाना है, बढ़ाना है, किसी देश से कर्जा लेना है, कर्जा देना है, तो सब धन विधेयक में आएंगे। और वित्त विधेयक में आएंगे, मान लीजिए कोई विकासात्मक कार्य, मान लो सरकार को कोई पुल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई कॉलेज बनाना है, तो वो कैसा होगा, वित्त विधेयक होगा। तो आपको ये बिंदु पता ही है कि धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक जो लाया जाएगा, जो उसका बिल लाया जाएगा, वो हमेशा पहले कहाँ लाया जाएगा, तो लोकसभा में लाया जाएगा। उसके बाद धन विधेयक तथा संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आपको बताया था राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर वो साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति वीटो पावर लगा सकता है। वित्त विधेयक है, राष्ट्रपति वीटो पावर लगा सकता है। लेकिन अगर वो धन विधेयक है या संशोधन विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर नहीं लगाएगा।
तो यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि तो विधेयक कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, साधारण, धन, वित्त और संशोधन। राष्ट्रपति वीटो पावर किस पे यूज नहीं करेगा, न तो धन पे करेगा और न ही संशोधन विधेयक पे करेगा। तो आइए अब चलते हैं प्रस्ताव। संसद में कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं, प्रपोजल लाए जाते हैं, तो उन प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं कि वो प्रस्ताव आखिर है क्या। तो बहुत प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है हम केवल उनके संबंध में बात करेंगे। देखिए, पहला प्रस्ताव है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दूसरा 6 माह बाद लाया जाता है। अब देखिए, बात को समझिए यहाँ पे ध्यान से। आपको पता है कि अगर सरकार बनानी है तो लोकसभा में क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। मान लीजिए आज के टाइम में हमारे पास 544 सीटें हैं, तो जिस भी पार्टी को 272 सीट मिलेगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो मान लीजिए बीजेपी के पास वर्तमान में 303 सीटें हैं, अगर बीजेपी के देखें अकेले, तो बीजेपी की सरकार बनी 2019 में। लेकिन मान लीजिए भविष्य में ऐसा होता है कि 1 साल बाद बीजेपी के 100 जो सांसद थे वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनसे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस पार्टी जो है उनसे संपर्क करेगी और उनसे ये कहेगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आप उनके खिलाफ वोट डाल दीजिए, तो सरकार गिर जाएगी। उसके बाद दोबारा चुनाव होगा, दूसरी सरकार आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मान लीजिए अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया और सरकार यानी सरकार के पक्ष में भी 272 वोट नहीं पड़ी, तो उस समय सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। यानी उसका मतलब ये होगा अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, पास हो गया। और मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में 272 वोट पड़ गई, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, तो सरकार क्या है, बच जाएगी। तो इसमें अगर दोबारा हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने माह बाद लाएंगे हम, 6 माह बाद। ये बात याद रखेंगे। इसी प्रकार एक दूसरा प्रस्ताव हो रहा है, उसका नाम है विश्वास प्रस्ताव। यह भी लोकसभा में लाया जाता है, परंतु यह सरकार द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव पारित न होने की दशा में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, ये भी लाया जाएगा लोकसभा में, लेकिन ये कौन लाएगी, सरकार। वो कौन ला रहा था, विपक्ष। इसमें सरकार यहाँ पे इसलिए लाती है कि सरकार ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास बहुमत है। अगर बहुमत सरकार के पक्ष में हो गया तो विश्वास प्रस्ताव पास, विश्वास प्रस्ताव पास तो सरकार बच जाएगी। लेकिन यदि सरकार के पक्ष में बहुमत नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। यही हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण है, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब बात करेंगे हम संसद की समितियों के संबंध में। देखिए, संसद अति व्यस्त निकाय है, उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, वह सभी कार्यों का परीक्षण स्वयं करे, इसलिए वह अपना अधिकांश कार्य समितियों के माध्यम से करती है। देखिए, संसद के पास इतना टाइम नहीं, इतना समय नहीं है कि वो हर कार्य अपने आप कर सके। तो उन कार्यों को प्रॉपर रूप से करने के लिए उसने कुछ समितियों का गठन किया गया है। तो हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही हम समितियाँ जो है पढ़ेंगे। पहली समिति की बात करें तो पहली समिति है हमारी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें कितने सदस्य होंगे, 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे। और ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्षी दल से होगा, मतलब सत्ता पक्ष से नहीं होगा। और ये समिति का काम क्या है, जो हमारी CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में जब समझेंगे। तो ये उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसे सदन की तीसरी आंख भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। बस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। टोटल सदस्य 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होगा, और तीसरी आंख किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। आइए अब अगली समिति पे चलते हैं। हमारी अगली समिति का नाम है प्राक्कलीन अनुमान समिति। आपको पता लग गया, इससे अनुमान लगाने का कार्य कर दिए। तो इस समिति में टोटल सदस्य कितने होंगे, 30। तो सारे के सारे सदस्य कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। उसका जो अध्यक्ष होगा वो भी कहाँ से होगा, सत्ता पक्ष से होगा। इस समिति का कार्य क्या है, ये समिति सरकार द्वारा बजट के अनुमानों की जांच की है। सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं सत्य के कितने निकट हैं, ये उनका अनुमान लगाने का कार्य करती है। तो अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी समिति जो होगी हमारी वो अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति ही होगी।
उसके बाद लोक उद्यम समिति, इसमें सदस्य कितने होंगे? 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इस समिति का कार्य होता है जो सरकारी उद्यम है, जो सरकारी कंपनियां हैं, कारखाने हैं, उन पर नज़र रखना कि जिससे वो हानि में ना जाए, मतलब वो अपना एक प्रकार से प्रॉफिट किस प्रकार से बढ़ा पाए, तो ये अपनी जो है सलाह देते हैं। जैसे आपकी एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, आपकी सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये हमारी प्रमुख समितियां थी। इसी के साथ जो हमारा संसद जो टॉपिक चल रहा था उसकी आज तीसरी क्लास थी, इसी के साथ हमारा जो है संसद समाप्त हो गया। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर टेस्ट किताब जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना होगा। और कल जो हम शुरुआत करेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की। धन्यवाद।